अच्छे उद्बोधन के लिए मैं डॉक्टर गंगा प्रसाद बरसैया जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। वे अपना उद्बोधन। आदरणीय पांडे जी, बंधुवर गिरीश जी, सुश्री मंदाकिनी जी, सुभद्रा राठौर जी, आयुर्वेद भाई शंकर श्रीवास्तव जी, आप सभी उपस्थित देवी और सज्जनों, त्रिवेदी जी बैठे मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। इसमें आयोजन के दो पक्ष हैं। एक पक्ष में हम मंदाकिनी जी की पुस्तक का लोकार्पण कर रहे हैं और दूसरा पक्ष नारी विमर्श से संबंधित है। इसके पहले कि मैं अपनी बात कहूं, अध्यक्ष जी दायित्व है कि वो अपनी पृष्ठभूमि को एक बार जरूर दोहरा जाए। तो मैं सुभद्रा जी को बधाई देता हूं। सुभद्रा जी तो इहलोक से शिवलोक तक की यात्रा कर चुकी हैं और उनके वक्तव्य में बड़ा आत्मविश्वास रहता है। ये बड़ी खुशी की बात है। वक्ता अगर विषय से आंतरिक आत्मबोध रखता है तो उसके वक्तव्य में आत्मविश्वास झलकता है। त्रिवेदी जी को क्या कहना है, उन्होंने तो जितना मंदाकिनी जी ने नहीं सोचा होगा अपनी कविता के बारे में, उससे अधिक गहराई में जाकर के त्रिवेदी जी ने उसकी व्याख्या की। एक बार नरेशन गुप्त से पूछा किसी ने कि आपकी इस कविता का क्या आशय है, उसने तो ऐसा लिख दिया। बोले मैंने जब लिखा था तो मेरा आशय अलग था, लेकिन पाठक अपने अपने दर्शन से लेता है और उसके विभिन्न आयाम होते हैं आशय के। इसलिए त्रिवेदी बड़ी गहराई त्रिवेदी के विवेचन में है। मैंने देखा कि एक शब्द को उन्होंने पढ़ा उसको। और गिरीश जी तो गिरीश जी हैं, वो तो सुधीर विद्वान है, समीक्षक हैं, संपादक हैं, कवि हैं, लेखक हैं। बड़ा गहरा चिंतन रहता है उनका। जब भी वो बोलते हैं मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो समग्र को समझते हैं। केंद्र में पुस्तक है, पुस्तक को केंद्र रख करके समग्र को संक्षिप्त रूप में रख देना ये गिरीश जी की विशेषता है। इंदिरा जी को आज मैंने पहली बार सुना और पहली बार देखा। मध्य प्रदेश में वो अधिकारी थी और कभी कभी उनकी रचनाएं में पढ़ा करता था, कविताएं। और चूंकि वो अंग्रेजी की विद्वान है, उनका अध्ययन अपने ढंग का है, निश्चित रूप से आगे उनके वक्तव्य और विचार सुनने को मिलेंगे। पानी जी को क्या कहना है, वो तो अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, सारे देश की विभूति है, अब वो प्रणाम करने योग्य है। बंधुओं, मंदाकिनी जी ने एक प्रयोग किया है। कविताएं लिखते हैं पर कविता की परंपरा को मोड़ना और कविता की परंपरा में अपना एक चिंतन स्थापित करना, एक शिल्प, एक स्वरूप स्थापित करना, ये दो अलग चीजें होती हैं। मैं थोड़ा सा संक्षेप में इस विमर्श के संदर्भ में बात करूं, तब फिर मैं मंदाकिनी जी की बात से अपनी बात समाप्त करूंगा। देखिए, स्त्री विमर्श को लेकर के जब भी हम बात करते हैं तो खंडित बात करते हैं, आंशिक बात करते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों को छूते हैं। अगर हिंदुस्तान की वाङ्मय परंपरा को देखें, सांस्कृतिक परंपरा को देखें, तो स्त्री को लेकर के विसंगतियां शुरू से थी। एक और वेदों में ऋचाएं लिखने वाली विभूतियां हैं, देवियां हैं, गायत्री और जैसी, गार्गी और मैत्रेयी जैसी। शंकराचार्य को पराजित करने वाली विदुषियां हैं, यमराज को ध्वस्त करने वाली विभूतियां हैं। भारतीय संस्कृत ने नारी को देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया। सरस्वती है, लक्ष्मी है, दुर्गा है और अस्त्र सचित है। अगर आशीर्वाद देने की क्षमता उनमें है तो प्रहार करने की भी क्षमता उनमें। ये कल्पना किसने की? ये भारतीय मनीषा है, भारतीय संस्कृति का वो स्वरूप है जिसने नारी के रूप में रचा है। लेकिन उसी नारी के साथ
विसंगतियां भी जुड़ी हुई हैं। राम के युग में जो आदर्श राम राज्य कहा जाता है, सीता जैसी जगत माता साथ भी उसको आगे परीक्षा देनी पड़ती। द्वापर में जहां कृष्ण उपस्थित हैं, उनके उपस्थित समय में द्रौपदी को नग्न किया जाता है। परिणाम महाभारत हमारे सामने। जिसको हमने देवी बनाया, जिनको हम विदुषी के रूप में, वेद के मंत्रों की रचयिता के रूप में जाना, उनकी ये स्थिति। आप हिंदी साहित्य के इसमें आइए तो वीर गाथा काल में कहा, जेठी बिटिया सुंदर देखें जबरन भाव ले इधर आए, अपहरण हो रहा। एक और स्वयंवर की परंपरा हमारे यहां, स्वयंवर कितना उदार चिंतन है। तमाम आपके सामने विकल्प हैं, आपको इच्छा है आपकी चुनने की, ये उदारता। और दूसरी अपहरण, एक नहीं अनेक उदाहरण। भक्ति काल जो आदर्श काल कहलाता है, वहां संतों का की अभिव्यक्तियां तो देखिए। तुलसी जो मेरे सबसे प्रणम्य कवि हैं, मेरे आदर्श कवि हैं, आराध्य कवि हैं, वो लिखते हैं, नारी स्वभाव सत्य कवि कहानी, अवगुण आठ सदा और रानी, साहस अनर्थ चपलता माया, भय अविवेक शौच आदाया, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। इससे गहरी बात और नारी के पर दृष्टिपात करने की बात और कौन लिखेगा? तुलसी जैसा संत कवि ये लिख रहा है। कबीर जैसा धाकर कवि लिख रहा है कि नारी की झाई पर अंधा हो तो भुजंग, कबरातने की कौन गति जिन नारी के संग। रीतिकाल तो आप जानते ही हैं कि हमने दरबार में उसको नचा दिया, प्रस्तुत कर दिया, मनोरंजन की वस्तु बना दी। कितना पतन, धीरे धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि साहित्य रचा नहीं है, एक से एक शानदार रचनाएं हमारे सामने आई हर काल में। आधुनिक काल में हमने अपेक्षा की थी जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो हमारा चिंतन स्वतंत्र होगा, खुला मन मस्तिष्क होगा, खुली दुनिया होगी, अपने ढंग के हम आदर्श स्वरूप प्रस्तुत करेंगे। लेकिन उससे भी बुरी हालत हो गई। आज स्त्री मत की बड़ी चर्चा है। मैं भी पढ़ा करता हूं, थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ने वाला तो मैं नहीं हूं, कोशिश करता हूं। आप देखें जरा, नारी विमर्श में नारी का सबसे बड़ा दावा यह है कि हमें बंधन से मुक्त करो, हमें प्रतिबंधों से मुक्त करो, हमें पीड़ाओं से मुक्त करो, अत्याचारों से मुक्त करो, हमें मन का खाने दो, पहनने दो, बोलने दो, जो मन में आए सो देखें। कृषि ने बहुत अच्छी बात कही थी कि सारी सामाजिक विकृतियों के बावजूद साहित्यकार का यह दायित्व है कि वो पथ से विपथ ना हो, वो मनुष्यता के आदर्शों को सकारात्मक ढंग से प्रस्तुत करे। क्योंकि जिस दिन साहित्यकार विकृत हो जाएगा उस दिन संभालने वाला नहीं। लेकिन स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता मिली, लेकिन हमारा साहित्यकार स्वच्छंद हो गया। आप जब लेखन तो देखिए, छायावाद के बाद जो भी साहित्य हमारे यहां आया उसमें क्षरण है। क्षमा करें ये बात कहने में, कितना क्षरण है। भाषा समझ से परे हो गई, प्रतीक बिंब हमारी दुनिया से बाहर हो गए, मर्यादाओं को हमने ध्वस्त कर दिया। अब जब नारी खड़ी हुई कि हमें हमारा अधिकार चाहिए, पुरुषों को कोई अकल नहीं है, ये सब मनमाना लिख रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं, हमारी तमाम विकृतियों को बढ़ा रहे हैं, तब नारी ने दावा किया कदम उठाने का। और नारी ने जो दावा किया, जरा उसका साहित्य तो पढ़िए। मैथिली पुष्पा क्या लिख रही है, कृष्णा ग्रोती क्या नारी यही स्वतंत्रता चाहती? सिनेमा में आप देखें, हमारी माताएं बहनें नग्न प्रस्तुत की जा रही, विज्ञापनों में नारी प्रस्तुत किया। कौन कर छापता है विज्ञापन, कौन पढ़ता है? हम ही ना। तमाम पत्रिकाएं तो देखिए, बड़ा है
साबुन तो नारी माल बेच रही, कुत्ता तो नारी पाल रही, बनियान तो नारी पे, क्यों और कोई पहनने वाला नहीं। यहाँ मैंने अकादमी से वाला पुलिस से पूछा कि आपकी अकादमी के जो बोर्ड लगे हुए हैं उसमें अर्धनग्न नारी युवती का चित्र बना हुआ है, क्या किसी लड़के का चित्र नहीं दे सकते? अरे साहब बात यह है, थोड़ा सा विज्ञापन का सवाल है, आकर्षण का सवाल। अकादमी शिक्षा की है, अकादमिक शिक्षा देने के लिए है, और विज्ञापन नारी का नग्न स्वरूप। क्या चाहते हैं? नारी विमर्श का अर्थ नारी स्वातंत्र तो है, पर नारी स्वातंत्र का यह दावा गलत है कि पुरुष लेखक नारी की मनोभावों को नहीं जानता। जो पुरुष नारी के साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ रहता है वो नारी को 100% न सही पर 90-95% निश्चित रूप से जानता है। आप क्या जितने हमारे पुराने लेखक सबको खारिज कर देंगे? कितना साहित्य भरा है नारियों को लेकर के। दलित मर्चरा बोले ना, प्रेमचंद को खारिज कर दो, निराला को खारिज कर दो, नागार्जुन को खारिज कर दो, ये दलित नहीं, ये ब्राह्मण है, कायस्थ। साहित्य में कहां जाति कहां कौन? क्या विमर्श इसके लिए है? नारी का दावा है कि हम नारी की भावनाओं को सही रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो क्या नारी की भावनाओं का प्रस्तुत करना यही स्वरूप है? क्या हम उनकी पत्रिकाओं की रचनाओं की कहानियों को अपने परिवार के बीच में रख करके पढ़ न सके, पढ़ा न सके? बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। हंस का, प्रेमचंद की पत्रिका हंस, सिरमौर पत्रिका हिंदुस्तान में हिंदी जगत की, उसके संपादक राजेंद्र यादव, कोई ढंग उठा करके देख लीजिए, क्या मुझे पूरा पढ़ सकते? क्या कहानी, क्या कविता, क्या हो गया? ये साहित्य नहीं है, ये नारी विमर्श का आदर्श नहीं है। नारी विमर्श के दो पक्ष हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। नकारात्मक सत्य को तो प्रस्तुत करना है, लेकिन नकारात्मक को स्वीकार नहीं करना है। जिस दिन विमर्श में हम नकारात्मकता को स्वीकार कर लेंगे, साहित्य ध्वस्त हो जाएगा, समाज नष्ट हो जाएगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी साहित्यकार, चाहे उसकी साहित्यकार हो चाहे पुरुष साहित्यकार। इस संदर्भ में जो मंदाकिनी जी की रचना को देखते हैं, मैं नहीं पढ़ा इसको, इतनी गहराई से तो नहीं पढ़ा जितनी गहराई से त्रिवेदी जी ने और गिरीश जी ने पढ़ा, पर थोड़ा थोड़ा पढ़ा। और सच मानिए पढ़ते पढ़ते लगा जैसे हम बहुत तारल नदी की गहराई में डूब गए, तैरते जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे, तैरते गए। इसके उदाहरण अगर पढ़ेंगे तो मामला लंबा हो जाएगा, पर जहां तक भावनाओं को संवेदनात्मक गहराई का प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक प्रस्तुतिकरण का प्रश्न है, मन स्थितियों को, सोपानों को अलग अलग देखने का प्रश्न है, उन परिस्थितियों के आकलन का प्रश्न है। आप देखें कैसे क्रमशः 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 मां बराबर पृष्ठभूमि में है और मां के अंतःस्थल में लेखिका घुसी हुई है, और ये लेखिका प्रवेश करते हुए अपनी बात कहती जा रही, कहती जा रही। हम गर्भावस्था से बराबर धीरे धीरे धीरे, भाषा का कहीं उलझाव नहीं, बिंबों प्रतीकों का कहीं अनजानापन नहीं, कहीं टेढ़ापन नहीं, कहीं बिखराव नहीं, उसमें हताशा है, निराशा है, आक्रोश है, आत्मविश्वास है, और सबसे बड़ी बात इसके बाद भी मां के प्रति, जीवन के प्रति, ईश्वर के प्रति आस्था है। और ये बहुत बड़ी बात है। अगर इतनी पीड़ाओं का अनुभव करते हुए, चिंतन की इतनी गहराई में जाते हुए, और ये दावा करती हो कि स्त्री जन्म से लेकर के मृत्यु तक पीड़ा में ही जीती है, इसके बावजूद अगर उसमें आक्रोश का नकारात्मक पक्ष नहीं है, तो ये लेखिका की बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी समझ है, और हम इसकी तारीफ करते हैं। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। कई कई अंश हैं। एक बात इसमें कह दूं कि इस कविता, एक कविता, लंबी कविता की बड़ी परंपरा ही है, ऐसा नहीं, बहुत सारी लंबी कविताएं हैं, लेकिन इधर कई वर्षों से लंबी कविताएं देखने में नहीं आ रही, खासकर नई कविताएं तो नहीं आ रही। और ये एक लंबी कविता जिसमें 7 सोपान है, और इन 7 सोपानों में सूत्र कहीं भंग नहीं होता, क्रमशः चलता जाता है, अलगाव नहीं है, बिखराव नहीं है, टकराव नहीं है, अपनी बात।
ऐसा लगता है कि अंदर घुस करके अंदर उसी दुनिया में उसी वक्तार में डूबते हुए तमाम अनुभवों को व्यक्त किया जा रहा है। ये बड़ी खूबी है, बड़ी सफलता है। मैं बहुत बहुत ज्यादा बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ मंदाकिनी जी को। उनके पहले भी 2 संग्रह आ चुके हैं और ये कहना कि मावली जी की पोती हैं और शंकर जी की पुत्री हैं, ये तो भगवान की बड़ी कृपा, उनका सौभाग्य है। पर संतान तो वो है जो अपने स्वाभिमान से, अपने पौरुष से, अपने कर्तव्य से, अपनी सर्जना से जाना जाए। हम विश्वास करते हैं कि मावली बाबू और शंकर प्रसाद श्रीवास्तव तो मंदाकिनी जी की सर्जना गरिमा से जाने पहचाने जाएंगे और मंदाकिनी जी अपनी गरिमा से पहचाने जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और श्रीवास्तव जी को धन्यवाद।